यहाँ देखो संरचना, इसके ठीक पहले वाले वीडियो में क्या था, यहाँ तक हो गया था ना, ये सब समझा दिए थे, संरचना को समझाना था ना। देखो संरचना में अनेक पतले पतले लेमिनेटेड कोर मतलब परतदार ना, साथ में उसको लेमिनेटेड कोर को साथ में रखकर मोटे कोर के रूप में तैयार कर लेते हैं। तैयार कर लिए मोटे कोर के रूप में, और इस क्रोड के एक तरफ कॉपर के तार से लपेट देते हैं, इसे लपेट देते हैं ना, खाली वाला में लपेट देते हैं, ठीक है। और एसी सोर्स के साथ जोड़ देते हैं, उसको एसी सोर्स के साथ क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, देखो है ना, तो ये प्राइमरी कॉइल है ना, ये कॉपर के तार है, इसको लपेट दिए हैं लेमिनेटेड कोर के साथ, है ना। और एसी सोर्स, ये क्या हो गया, एसी सोर्स, सही है, एसी सोर्स हो गया, ठीक है, जिनको प्राथमिक कुंडली कहते हैं। और इसी प्रकार सेकेंडरी कॉइल में भी कॉपर के तार लपेट देते हैं, और यहाँ से हमें आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। यहाँ से जब जब बदलेगा मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड के बदलने के कारण, सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड में बदलने के कारण आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, और यही वोल्टेज हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर से जो 220 वोल्ट, समझ लो कि 11,000 वोल्टेज यहाँ से गया, 220 वोल्ट यहाँ से मिला, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो यहाँ से अब हटा देते हैं, स्ट्रक्चर पूरा हो गया है। अब लिखते हैं क्या, वर्किंग, क्या वर्किंग, तो यहाँ से मिटा देते हैं, वर्किंग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। चलो, वर्किंग में कुछ नहीं है, देखो वर्किंग प्रिंसिपल देखो, लौकिए सब देखो, ये टोटल मिटा दें, चलो लिख दें वर्किंग। वर्किंग मतलब क्या, अब किस पे काम करेगा, वर्किंग कैसे कैसे ये काम करेगा, कैसे काम करेगा, सबसे पहले काम कैसे करेगा, पहला लाइन लिखते हैं कि एसी सोर्स से, क्या, एसी सोर्स से जाने वाली और बदलने वाली करंट से एसोसिएटेड चुंबकीय क्षेत्र सेकेंडरी कॉइल से पास करेंगी ना, अरे बोल, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड जाकर के सेकेंडरी कॉइल में ना, सेकेंडरी कॉइल बदलने वाली करंट, इट मीन्स बदलने वाली करंट मतलब धारा, मतलब बदलने वाली मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड बदलने के कारण, दूसरा लाइन में, मैग्नेटिक फील्ड बदलने के कारण सेकेंडरी कॉइल में विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिनको क्या, प्रेरित धारा कहते हैं, सही है। और देखो थोड़ा सा और लिख लो, इसमें ऊपर से मिटा देते हैं, देखो लोग, यहाँ से जितने भी मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास करेंगे, डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि कितने फेरे हैं,
यहाँ पे फेरों की संख्या और यहाँ पे फेरों की संख्या, यानी प्राइमरी कॉइल में और सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या के अंतर के कारण जितने भी मैग्नेटिक फ्लक्स हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स में भी अंतर आएंगे। यानी कि यहाँ पे 5 गो फेरा है, यहाँ पे 10 गो फेरा है, तो यानी कि यहाँ से 5 फेरों से एसोसिएट था मैग्नेटिक फ्लक्स, यहाँ पे 10 फेरों से एसोसिएट था। तो मैग्नेटिक फ्लक्स फेरों से एसोसिएट है, यानी कि वोल्टेज जो है नंबर ऑफ टर्म पे डिपेंड करता है। यानी कि साफ साफ मैथमेटिकल इसको लिख सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं कि वोल्टेज इन प्राइमरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मैग्नेटिक फ्लक्स इन प्राइमरी, वोल्टेज इन सेकेंडरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स इन सेकेंडरी। बोलो, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स यहां से पास करेगा उस सारा मैग्नेटिक फ्लक्स कहाँ जाएगा? सेकेंडरी में जाएगा। यहां से जाएगा ना, तो यहां से जाकर के तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ज्यादा होगा, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म ज्यादा होगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा। समझ रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स किसको बोलते हैं कि यूनिट एरिया से कितना नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, उसी को मैग्नेटिक फ्लक्स कर रहे हैं। तो यहाँ पे 5 गो एरिया है, देख रहा है यहाँ पे, समझ लो ई एरिया, कौन एरिया? ई दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ई। तो ऐसा ऐसा यहाँ पे कहेगा 1 2 3 4 गो, यहाँ पे 1 2 3 गो है। समझ रहे बात के? तो 3 गो नहीं बोलेंगे, यहाँ समझ लो कि 3 गो है, यहाँ पे 5 गो है, यहाँ पे 10 गो है। तो 10 गो के साथ ही जुड़ेगा, यहाँ पे 5 गो के साथ जुड़ेगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ज्यादा आएगा, यहाँ पे वोल्टेज कम आएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स। बोल, अरे नहीं बोलेगा? हाँ, और सुनो, अब वोल्टेज यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्म इन प्राइमरी, वोल्टेज जो है सेकेंडरी में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्म इन सेकेंडरी। जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्राइमरी से पास करेगा वो सब पास करेगा सेकेंडरी से, यानी कि सेकेंडरी में ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड बदलने के कारण, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज जो है ज्यादा मिलेगा, नंबर ऑफ टर्म ज्यादा होगा, यानी कि फेरों की संख्या ज्यादा होगा तो वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। बोल, हाँ सर, समझ में आ रहा है कि ऐसे ही खाली? हाँ सर, है आ रहा है ना। चलो यहाँ से ये भी हटा देते हैं। देखो थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा, बस हो गया। यहाँ पे देखो, तो यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Vp/Vs। बोलो, एक्चुअल में फैराडे के सेकेंड लॉ कहता है ना कि EMF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि d∅dt। तो यहाँ से E हटता है तो N d∅dt। तो यहाँ पे P लगाया तो यहाँ भी P, यहाँ पे ES लगाया तो यहाँ पे NS d∅dt दोनों में से मैं, क्योंकि यही मैग्नेटिक फ्लक्स इससे भी पास करेगा, तो दोनों का भाग देगा तो यही मिलेगा, यही वाला टर्म मिलेगा, यानी कि Vp/Vs NP/Ns, यानी कि जेवना में वोल्टेज ज्यादा, जेवना सेकेंडरी में ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्म, सेकेंडरी में अगर ज्यादा होगा नंबर ऑफ टर्म तो यानी कि वोल्टेज ज्यादा मिलेगा, सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्म कम होगा यानी कि वोल्टेज कम मिलेगा। तो यहीं से पता चल गया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर किसको बोलते हैं और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसमें नंबर ऑफ टर्म यानी कि फेरों की संख्या अगर प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होगा तो उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे, और प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न यानी कि फेरों की संख्या कम होगा तो उसको कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो चलो ये खाली 2 लाइन लिख लो, बात करो। ठीक है, सही है लड़का? देखो 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 यहाँ पे लिख देते हैं, इसको घेर लेना,
और देखो क्या बोले कि यानी कि एन पी ग्रेटर देन एन एस, कि किसके लिए? स्टेप डाउन के लिए, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एनपी कम होगा एनएस से, एनएस मतलब समझ रहा है, सेकेंडरी में टर्न की संख्या मतलब फेरों की संख्या ज्यादा है किससे? प्राइमरी से। तो सेकेंडरी में ज्यादा होगा और प्राइमरी में कम होगा, तो सेकेंडरी में ज्यादा होगा तो उसको कहेगा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, बोलो। इसका फिगर बनाना होता कैसे बनाएगा? फिगर बनाना होता कैसे बनाएगा? देखो बना देते हैं, थोड़ा सा देखो ये लड़का, इसके लिए फिगर बना रहे हैं। देखो ये हो गया, बोलो। और यहाँ पे देखो प्राइमरी में संख्या ज्यादा, यानी कि देखो ये ज्यादा कर दिए यहाँ पे और यहाँ पे कर दिए कम। हो गया ना? तो ये हो गया क्या? ये हो गया स्टेप डाउन। अच्छा, इसके लिए देखो किसमें ज्यादा? इसमें सेकेंडरी में ज्यादा ना, सही है। यहाँ पे कम, सही है। तो यहाँ पे देखो ई का होगा स्टेप अप। जहां हमको जहां वोल्टेज प्राप्त करना है वहां पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा तो स्टेप अप, और जहां पे हमको वोल्टेज प्राप्त करना है वहां पे फेरों की संख्या कम होगा तो वहां पे स्टेप डाउन। तो ये फिगर से पकड़ा जाएगा ना कि एकरा में कम एकरा में ज्यादा तो स्टेप डाउन, एकरा में ज्यादा एकरा में कम तो स्टेप अप। समझ में आ गया? एक बात बोले और थोड़ा सा देखो, पावर देखो, पावर आइडियल केस में मान के चलते हैं कि कोई भी ट्रांसफार्मर आइडियल केस में जितना हम इनपुट दिए हैं उतना आउटपुट मिलेगा। तो पावर बराबर कर दो, ये लड़का कभी संभव नहीं है, लेकिन आइडियल केस में मान के चलते हैं। देखो फिर से यहाँ मिटाते हैं, थोड़ा सा और रह गया, यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है, फोटो खींचेगा। देखो थोड़ा सा क्या करेंगे आइडियल केस में, ये लड़का ज्यादा हो गया क्या? आइडियल केस में क्या होगा? पावर बराबर होगा लड़का, पावर बराबर होगा किसका? दोनों तरफ इधर से जाने वाली करंट समझ लो बराबर होगी उधर से आने वाली करंट, यानी कि इधर से एनर्जी जितना दिया गया उतना ही एनर्जी हमको मिल गया। 100% इफिशियंसी, यानी कि जितना एनर्जी उधर से आया उतना एनर्जी ट्रांसफार्मर से मिलना चाहिए। ऐसा संभव है नहीं, लेकिन मान के चलते हैं। तो ये सेकेंडरी क्या? प्राइमरी बराबर पावर ऑफ सेकेंडरी। पावर का फॉर्मूला VS/IS बराबर VP IP, और दोनों को क्या कर दो VS/VP बराबर, इसको क्या कहते हैं IP बटा IS। यानी कि जहां करंट ज्यादा वहां वोल्टेज कम, और जहां वोल्टेज कम वहां करंट ज्यादा, तो यही ट्रांसफार्मर है। क्या ट्रांसफार्मर यही है कि वोल्टेज ज्यादा रखेगा तो करंट अपने पास कम रखेगा, कम वोल्टेज रखेगा तो करंट ज्यादा रखेगा। तो इसके साथ ये भी याद रखना है कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करने का काम करता है। अगर ज्यादा रखा होगा तो करंट उसके पास कम होगा, और करंट कम होगा तो वोल्टेज ज्यादा होगा। इतना याद रखना, ठीक है। चलो आज यही रहने देते हैं, समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है ना? क्लियर है ना? चलो।